अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 17 जो है ये फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स है, यानी सॉलिड्स जो हैं उनके ऊपर किस तरह से हम फ़िज़िक्स को अप्लाई करेंगे। मेनली इसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट वगैरह हम चेक करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट सॉलिड्स के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती है और एटम्स की अरेंजमेंट से ही उस सॉलिड की तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी डिफ़ाइन होती हैं कि किस तरह से एटम बाइंड हुए हुए हैं, उनकी बॉन्डिंग कैसी है, फिर उनका स्ट्रक्चर कैसे है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेनली जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स की वो आपकी 3 तरह के होते हैं सॉलिड्स: क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स और आपके तीसरी टाइप होती है पॉलीमेरिक सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो हैं वो आपके पास जो रेगुलर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ मौजूद होंगे। नेबर्स ऑफ एवरी मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न और कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द क्रिस्टल। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये अरेंजमेंट जो है ये वाली फिगर क्रिस्टलाइन है। अरेंजमेंट आप देख सकते हो कि ख़ास ऑर्डर में मौजूद है। ये तीन मॉलिक्यूल्स का एक सेट है। ये अगर आप नोट करें, ये 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं जो ट्रायंगल की शक्ल में पड़े हुए हैं, यही मिलके जो है आपके पास एक पूरे का पूरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 3 एटम्स मिलके। इस तरीके की अरेंजमेंट है और यही आगे कंटिन्यू हो रही है थ्रू आउट द क्रिस्टल। आपको ये सारी अरेंजमेंट नज़र आएगी। अब इसकी एग्जांपल्स में देख लें। इसमें आपके कॉपर, आयरन, जिंक, आयोनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड है, सिरेमिक्स के अंदर जिरकोनिया वगैरह, ये सारे क्रिस्टलाइन होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस विद इन ऑल टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी स्टडीड यूजिंग वेरियस एक्स-रे टेक्निक्स। ये हमने की थी चैप्टर नंबर 10। आपको अगर याद हो, हमारा था उसका उसमें था XRD, एक्स रे डिफ्रैक्शन वाली टेक्निक के ज़रिए हम जो है इनकी अरेंजमेंट को स्टडी कर सकते हैं। ये हमने वहाँ पे की थी क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग वगैरह का पता चल जाता था। इस तरीके से हम मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स देख सकते थे। एटम, मॉलिक्यूल और आयंस जो हैं क्रिस्टलाइन में स्टैटिक नहीं होते, ये अपनी जगह पे मूव कर रहे होते हैं। आपको पता है कि तमाम एटम्स के पास एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी फुल टाइम मौजूद होती है और उस थर्मल एनर्जी की वजह से एटम जो हैं वो अपनी ही जगह पे डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। ये अगर यहाँ पे एटम पड़ा हुआ है तो ये यहाँ नहीं पड़ा रहेगा, अपनी एनर्जी की वजह से हल्का हल्का अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे या आगे पीछे की तरफ जो है वो कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा जितनी उसके पास जगह है उसके लिहाज से। हम एक फ़िक्स पॉइंट नहीं रख सकते, लेकिन हम एक एवरेज पॉइंट को देख लेते होते हैं। ईच एटम इन अ मेटल क्रिस्टल vibrates about a fixed point with an amplitude that increases with the rise in temperature। जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, इसके पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। तो पहले अगर ये इतना कर रहा था तो बाद में इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। इट इज़ एवरेज पोजीशन, जो कि हम ऑर्डर में, ये जो आपको यहाँ ऑर्डर नज़र आ रहा है ये एक्चुअली उनकी एक एवरेज पोजीशन के लिहाज से उन्होंने आइडिया लगाया है। अदरवाइज़ ये फुल टाइम जो है अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं। कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि इनको इकट्ठा करती हैं, एटम्स को एक जगह पे इकट्ठा करके रखी हुई हैं। कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड मेंटेन द स्ट्रिक्ट ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है वो हमारी कोहेसिव फोर्सेस ही हैं जो इनको बाइंड करके रखती हैं एटॉमिक वाइब्रेशंस के होते हुए भी। अगर ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा कि जो जिन फोर्सेस ने इनको बाइंड किया हुआ है उससे ज़्यादा अगर एनर्जी इसके पास आ जाएगी और ये ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेगा, तो जिस तरह से अगर आप ज़्यादा तेज़ी के साथ धागे को खींचते हो तो वो टूट जाएगा। इसी तरीके से ये भी एटम जो है वो अगर ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट ज़्यादा करेगा, तो ये बाइंडिंग टूट जाएगी और ये किसी और जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम, तो इस तरीके से आपकी जो अगर बाइंडिंग टूटेगी, फैल जाएंगे एटम, तो फैलेंगे तो जाहिर सी बात है कौन सा होता है हमारे पास 3 तरह की होती हैं ना, एक सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस हैं। सॉलिड्स के अंदर आपके पास ऑर्डर नज़दीक पड़े हुए हैं, लिक्विड्स के अंदर दूर ज़्यादा हो जाते हैं और गैसेस के अंदर और ज़्यादा दूर हो जाते हैं एटम्स। हमारे पास जो अगर ये इनके दरमियान की बॉन्डिंग अगर
आपकी टूट जाएगी तो ये दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि ट्रांजिशन हो रही है सॉलिड से लिक्विड की तरफ। और मज़ीद अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये जो दूर दूर है ये मज़ीद दूर दूर हो जाएंगे और फिर आप लिक्विड से गैसेस की तरफ चले जाते हो। तो इस तरीके से ट्रांजिशन होती है एक ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ। लिक्विड में कोई ऑर्डर नहीं है। सॉलिड के अंदर अगर वो ऑर्डर्ड फॉर्म में थे, अब अगर वो हाई टेम्परेचर आप देते हो और उनकी कोहेसिव बॉन्ड्स उनके टूट जाते हैं और वो बिखर जाते हैं तो फिर वो ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा और डिसऑर्डर को हम लिक्विड भी कह सकते हैं। एब्रप्ट या डिसकंटिन्यूस हो सकता है। एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एक डेफिनेट वैल्यू होती है। देखो आप यहाँ से इसको टेम्परेचर दोगे तब भी चूँकि बॉन्डिंग एक जैसी है, चाहे यहाँ से टेम्परेचर दो यहाँ से टेम्परेचर दो, आप कहीं से भी इसको हीट अप करते हो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो इन सब की चूँकि एक रेगुलर अरेंजमेंट है, हर जगह से इक्वल बॉन्डिंग होगी, लिहाजा ही हर जगह से इक्वली जो है वो टूटेगा। और यानी एटम जो है वहाँ से एक ख़ास टेम्परेचर पर ही हर जगह से एक ख़ास टेम्परेचर पर जाके जो है वो बॉन्डिंग आपकी टूट जाएगी और वो लिक्विड में ट्रांजिशन हो जाएगी। इस वजह से ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, ठीक है। अमॉर्फस या जो ग्लासी सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस या ग्लासी सॉलिड्स, इनका दूसरा नाम ग्लासी सॉलिड्स है, उसके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अरेंज्ड फॉर्म था, ये कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा है। बस ये है कि साधन के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो कम है, लेकिन स्पेसिंग जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। आप ये देखो ये वाले ज़्यादा क्लोज हैं और ये वाले ज़्यादा दूर हुए हुए हैं। सो हमारे पास एक स्पेसिफिक स्पेसिंग नहीं है यहाँ पे, और इस वजह से इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अब देखिए ना, अगर जहाँ पे ज़्यादा क्लोज पड़े हुए हैं वहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इसका मतलब है वो ज़्यादा टाइटली और स्ट्रॉन्गली बाउंड हुए हुए हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो ही वहाँ से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूटेंगे या उनका गैप बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पे अगर मैं यहाँ से देती हूँ, ऑलरेडी इनके दरमियान तो गैप ही बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये गैप ज़्यादा है तो दिस मीन्स कि इनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्स है वो कम है। यहाँ से अगर मैं टेम्परेचर दूंगी तो वो जल्दी टूट जाएगा। तो इसलिए एमॉर्फस सॉलिड्स या ग्लासी सॉलिड्स जो होते हैं इनका कोई ख़ास डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, पहली बात। अच्छा, दूसरा ये कि अमॉर्फस का मतलब है विदाउट एनी फॉर्म या स्ट्रक्चर, मतलब इनका कोई ख़ास रेगुलर पैटर्न नहीं है, इसलिए हम इसे अमॉर्फस कहते हैं। दे हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिस तरह से क्रिस्टलाइन में था। वी कैन देयरफॉर से दैट द अमॉर्फस सॉलिड्स आर मोर लाइक लिक्विड्स विद इन द डिसऑर्डर स्ट्रक्चर फ्रोजन इन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लिक्विड के ये दूर 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 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और इनको आप फ्रीज़ कर देते हो तो ये अमॉर्फस सॉलिड बन जाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी ग्लास जो है विच इज़ सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर हैज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम आमतौर पे जो क्रिस्टल कहते हैं जी, क्रिस्टल के मटेरियल हैं, वो क्रिस्टल के नहीं होते, एक्चुअली वो ग्लास के होते हैं और वो अमॉर्फस मटेरियल्स होते हैं। जो आपके पास क्रिस्टल की चीज़ें बनी हुई होती हैं शीशे की, वो सारे अमॉर्फस होते हैं, क्रिस्टलाइन नहीं होते फिज़िक्स की लैंग्वेज में। ऑन हीटिंग इट ग्रेजुअली सॉफ्टन्स, ग्लास की बात कर रहे हैं कि जब आप ग्लास को हीट अप करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, पेस्ट लाइक स्टेट में चला जाता है, विस्कस सॉलिड बन जाता है। विस्कस सॉलिड का मतलब है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके, और तकरीबन, इसीलिए डेफिनेट नहीं है ना, इसलिए ऑलमोस्ट लिखा हुआ है। 10 अमॉर्फस सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्लासी सॉलिड्स, और इसके अंदर कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तीसरी टाइप है आपकी पॉलीमेरिक सॉलिड्स की। पॉलीमेरिक सॉलिड्स जो हैं वो मे बी सेड टू बी मोर और लेस सॉलिड्स मटेरियल्स। ये इंटरमीडिएट हैं ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान, मतलब कुछ ऑर्डर होता है कुछ नहीं होता, तो ये इंटरमीडिएट लेवल आ जाती है। पार्शियली या पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑर्डर्ड नहीं है इसलिए हम पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनको कह सकते हैं। पॉलीमर्स जो हैं वो हमारे काफ़ी सारे नेचुरली अकरिंग सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर वगैरह, ये सारे पॉलीमर्स आ जाते हैं। पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन होता है, आप सारे माशाल्लाह केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो।
तो इस वजह से आप लोगों को पॉलीमराइजेशन वगैरह का पता ही होगा पॉलीमर्स का। और इसके अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं। These materials have rather low specific gravity compared with even the lightest of metals, यानी ये हल्के तरीन मेटल से भी बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत अच्छी है, मतलब हल्के ज़रूर हैं लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ताकतवर हैं लेकिन हल्के हैं। Polymers consist wholly or in part of chemical combinations of carbon with oxygen, hydrogen, nitrogen और other metallics और non-metallic elements, यानी इन सब का ये कॉम्बिनेशन है। कार्बन का कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या डिफरेंट मेटल्स के साथ। पॉलीथीन, पॉलीस्ट्रीन और नायलॉन वगैरह इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। नेचुरल रबर जो है वो भी इसकी एक एग्जांपल है, उसका फॉर्मूला जो है वो ये है C5H6N, ठीक है जी। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल। ये क्रिस्टल लैटिस जो है ये हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए सिर्फ डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो आपके पास 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। तो अब वो रेगुलर अरेंजमेंट जो है वो कौन सा सबसे छोटा पीस जो कि बार बार रिपीट हो रहा है और जिससे सारे का सारा आपका स्ट्रक्चर बन रहा है वो कहलाता है जी क्रिस्टल लैटिस। The smallest 3-dimensional basic structure is called the unit cell. The whole structure obtained by the repetition of the unit cell is known as the crystal lattice. जैसे फ़र्ज़ करें एक आपका क्रिस्टल बना हुआ है, ये एक ही एटम पे मुश्तमिल है और यही एक एटम जो है ये इतने इतने डिस्टेंस के साथ रिपीट कर रहा है, तो ये आपका एक क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही एटम हो सकता है कि आपके एटम्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं और यही स्ट्रक्चर जो है वो बार बार आगे रिपीट करता जा रहा है। तो ये जो एक आपका स्ट्रक्चर बना ये आपका एक यूनिट सेल कहलाता है। जैसा कि सोडियम क्लोराइड का ये एक अदद यूनिट सेल होता है और यही यूनिट सेल आगे आगे कंटिन्यू करके तो फिर सारे का सारा आपका सोडियम क्लोराइड का पूरा लैटिस बन जाता है। लैटिस से मुराद ये पूरी अरेंजमेंट है, जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसको हम सारे को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। पैटर्न ऑफ सोडियम क्लोराइड पार्टिकल्स क्यूब शेप के होते हैं। ये आप पैटर्न देख सकते हो, क्यूब की शक्ल के बने हुए हैं। एटम्स की अरेंजमेंट उसके अंदर आपको नज़र आ रही है। सोडियम के एटम आइंस जो हैं वो आपके रेड वाले से हैं और ग्रीन वाला जो है वो क्लोरीन का आइन है। तो यही सारा अरेंजमेंट जो है वो बार बार आगे से आगे रिपीट होता जाएगा और पूरे का पूरा आपका लैटिस बन रहा होता है। ऑल द सॉलिड्स मीट एट राइट एंगल्स। अदर क्रिस्टल्स में ज़रूरी नहीं है, ये भी आप लोग केमिस्ट्री के हो, आप लोग बेहतर मेरे से जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बता दूं। ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है। देर आर 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स हैं हमारे पास। क्यूबिक सिस्टम के अंदर सबके एंगल जो हैं वो डिस्टेंस भी सेम होता है और एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। फिर ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल है, रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है। ये सारे के सारे हमारे 7 मेन क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिनके साथ हमारे क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट जो है वो हो सकती है। इस तरीके से अरेंज हो रहे होते हैं।